हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी के लगातार हर कंपटीशन जीतने की वजह से जियानन काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी जियानन के पास में कोई आते हुए बोल रहा होता है, ये तुम्हारे पास में आखिरी मौका है। अगर तुम ये मैच नहीं जीत पाए ना तो तुम्हें नेशनल में जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करो इस कंपटीशन को जीतने में। इस चीज का यूज करते हुए तुम काफी इजीली टोनी स्टार्क को हरा सकते हो। इंजेक्शन लेने के बाद में जियानन 1500 मीटर रेस के लिए आ गया होता है। जियानन बोल रहा होता है, टोनी तुम नहीं जीतने वाले, तुम आज पक्का से मेरे हाथों से हारोगे। लेकिन रेस के स्टार्ट होते ही टोनी लीड ले लेता है। जियानन सोच रहा होता है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूँ लेकिन फिर भी मैं इससे आगे नहीं निकल पा रहा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे इसको इस बार हराना है। फिर जो जियानन होता है वो टोनी से आगे निकल गया होता है। जियानन सोच रहा होता है, टोनी स्टार्क अब तुम्हारी स्पीड कहाँ गई। वही टोनी सोच रहा होता है, आखिर इस बंदे में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ये पीछे मुड़े क्यों देखता है। लगता है मुझे इसको क्रॉस करके इससे आगे निकलना ही पड़ेगा। जियानन सोच रहा होता है, भले ही मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं लेकिन मैं अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। इस कमीने की स्पीड तो सच में काफी ज्यादा है। लगता है मुझे बेहद ही बुरा तरीके का यूज करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। ये बोलते हुए जियानन टोनी के ट्रैक में अपना पाँव लगा देता है। जियानन बोल रहा होता है, यहाँ पे गिरने के बाद में तुम्हारी खासी ही बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तभी टोनी जियानन के पाँव के ऊपर पाँव रखते हुए आगे निकल जाता है। जियानन सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना गिरा क्यों नहीं। आखिर इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी इसका खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कैसे है। वही टोनी सोच रहा होता है, क्या मैंने अभी दौड़ते हुए किसी चीज के ऊपर पाँव रख दिया। वैसे जो ये ट्रैक है तो बहुत ही साफ है, पक्का मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। जियानन बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं तो दिमाग ही खराब हो रहा है। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसका पाँव टूट गया होता है। अपने पाँव को पकड़ते हुए जियानन बोल रहा होता है, टोनी स्टार्क तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें कभी भी अच्छी लाइफ ना मिले। वही अनाउंसर बोल रहा होता है, हमें हमारे डेक्लाथॉन का चैंपियन मिल चुका है जो कि 10 के 10 इवेंट के अंदर एक बार भी नहीं हारा। ये है हमारे लेजेंडरी टोनी स्टार्क। टोनी सोच रहा होता है, इतने बड़े तो मैं संभाल भी नहीं पा रहा हूँ जितना कि इन लोगों ने मेरे को दे दिया है। वो सुवांग सोच रही होती है, सच में टोनी तुम तो कमाल के हो। मुझे काफी जगह लगा कि तुम हार जाओगे लेकिन तुम तो नहीं हारे। ईहान भी बोल रही होती है, सच में ये बंदा अपने रेपुटेशन के काबिल है। मुझे कभी नहीं लगा था कि इतने यंग बिलियनर के पास में इतनी कमाल की फिजिकल एबिलिटी होगी। हम देखते हैं वुशुआंग की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 93 पॉइंट्स। वहीं ईहान की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है, उसकी टोटल अफेक्शन होती है 30 पॉइंट्स। जूली की भी अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी अफेक्शन होती है 98 पॉइंट्स। जूली की अफेक्शन बढ़ने की वजह से टोनी को 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं। मैंगमैंग भी ऑनलाइन टोनी का मैच देख रही होती है और टोनी के जीतने की वजह से मैंगमैंग का भी अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका टोटल अफेक्शन होता है 98 पॉइंट्स। मैंगमैंग का अफेक्शन बढ़ने की वजह से भी टोनी को 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं। वही यूमो भी ये मैच ऑनलाइन देख रही होती है और उसका भी अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गया होता है, उसका अफेक्शन होता है 94 पॉइंट्स। टोनी के पास में आते हुए जूली बोल रही होती है, टोनी तो सच में काफी कमाल के थे। 10 के 10 इवेंट्स के अंदर तुम एक बार भी नहीं हारे। हमारी हुडा यूनिवर्सिटी के लिए तुमने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तुम्हें पता है, तुम्हें जीतता हुआ देखे तो हमारे प्रिंसिपल खुशी के मारे रोने लग गए थे और जो पूरे हुडा यूनिवर्सिटी के बच्चे वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तुम एक स्टार तो थे ही लेकिन अब तुम सभी के लिए एक आइडल बन चुके हो। वही साइड में जियानन बोल रहा होता है, टोनी तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें बहुत ही घटिया डेथ मिले। जियानन को देखते हुए जूली बोल रही होती है, इसका नाम तो लू जियानन है ना। ये क्लेम करता था कि आपका सबसे बड़ा राइवल है, लेकिन आगे इसके साथ में क्या हुआ। 1500 मीटर रेस से पहले तो बिल्कुल ठीक था, अभी ये स्ट्रेचर पे कैसे आ गया है। टोनी बोल रहा होता है, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है शायद से कहीं गिर गया हो। वह तुम्हें पता है जूली, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अंदर आपको अपनी बॉडी का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, वरना लोग आपको क्रश करके चले जाएंगे। जैसे ही टोनी ग्राउंड से बाहर आता है उसको वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेर लिया होता है। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी तो बहुत ही कमाल की है। किसी भी स्पोर्ट इवेंट्स में मैन डेक्लाथॉन काफी ज्यादा हार्ड होता है और आपने तो यहाँ पर डेक्लाथॉन के अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किए हैं। क्या अगले ओलंपिक के अंदर आप हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। और मिस्टर स्टार्क हमें बताए कि आपकी सीक्रेट ट्रेनिंग का राज क्या है। अगर आप हमारी नेशनल टीम को अपना राज बताएंगे तो शायद वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जूली बोल रही होती है, आप सभी लोग रास्ता खाली करिए। क्या आप देख नहीं सकते कि मिस्टर स्टार्क इधर टफ कंपटीशन के अंदर जीत के आए हैं। ये काफी थक गए होंगे, इनको थोड़ी देर रेस्ट तो करने दीजिए। एक बार ये रेस्ट कर ले, उसके बाद में आपको प्रॉपर इंटरव्यू दे देंगे। हमारे हुडा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आप लोगों के बैठने का इंतजाम कराया हुआ है, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं, नहीं हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है और पूछने के बाद में हम यहाँ चले जाएंगे। रिपोर्टर्स को देखते हुए लू वेंजे बोल रहा होता है, सच में टोनी तो कमाल का है, उसने यहाँ पे मैच डेक्लाथॉन भी जीत लिया। कॉलेज के स्टार्टिंग के साथ ही वो मेरे साथ में था और मुझे कहीं फील ही नहीं हुआ कि वो इतने कमाल का है। सच में एक लड़की किसी भी मैन को बर्बाद कर सकती है। टोनी नोरा के पीछे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था।
लेकिन उसको छोड़ने के बाद से इसने काफी सक्सेस हासिल कर ली। सच में अपने दोस्त के लिए काफी खुश हूँ। तभी वेंजे की गर्लफ्रेंड जियाजू से धक्का देते हुए बोल रही होती है, वेंजे तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम टोनी के बचपन से काफी अच्छे दोस्त रह चुके हो और क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त कितना सक्सेसफुल हो चुका है। अगर मेरा दोस्त इतना कामयाब होता ना तो मैं पक्का से उसकी हेल्प मांगती अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। टोनी के पास तो इतना पैसा है कि वो तुम्हारे किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, तो आखिर तुम नॉर्मल सी लाइफ क्यों ही जी रहे हो। जाओ जाके टोनी को बोलो कि वो तुम्हारी हेल्प करे। आखिर तुम कब तक गरीब वाली लाइफ जियोगे और साथ में मुझे भी गरीब वाली लाइफ जियाओगे। लू वेंजे बोल रहा होता है, नहीं ऐसे टोनी से हेल्प मांगना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। टोनी मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाई की तरह है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पैसे या बाकी किसी मटेरियलिस्टिक चीजों का यूज करते हुए अपने दोस्तों को खराब कर लूं। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरे भाई से दोस्त इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अभी तो हम सभी लोग कॉलेज के अंदर है ना, कॉलेज से निकलने के बाद में करियर की टेंशन होती है। मैं तो यह प्रॉमिस करता हूँ कॉलेज से निकलने के 1 साल के अंदर मैं काफी अच्छा कुछ कर लूंगा और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर मैं टोनी से जॉब मांग लूंगा। जियायू सोच रही होती है, मैं सोचा कि ये टोनी का काफी अच्छा दोस्त है तो फ्यूचर में भी काफी ज्यादा कामयाब हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं इसका यूज करते हुए टोनी के पास तो नहीं जा सकती क्योंकि टोनी के पास में बहुत ही टॉप क्लास की लड़कियां है। इसी वजह से मैंने सारी होप इसी के ऊपर लगा रखी थी। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद तक भी ये खुद ही ट्राई करेगा और अगर फिर भी ये कुछ भी नहीं कर पाएगा तो ये जॉब मांगेगा। सच में इस होपलेस बंदे के साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है, मुझे इसको टाइम रहते ही छोड़ देना चाहिए। फिर चिल्लाते हुए जियायू बोल रही होती है, लू वेंजे तुम्हारी इन लूजर वाली बातों को सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम लाइफ में कभी भी कुछ कर पाओगे और मैंने तुम्हारे पीछे काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे साथ में ब्रेकअप कर रही हूँ। शॉक्ड होते हुए लू वेंजे बोल रहा होता है, क्या तुम ब्रेकअप कर रही हो? जियायू देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम किस गलती की वजह से मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रही हो, लेकिन मैं पक्का से ट्राई करूंगा कि मैं वो गलती फिर से ना करूँ। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए खुद को काफी ज्यादा चेंज किया है और मैं पक्का से बोल रहा हूँ कि मैं और भी चेंज हो जाऊंगा, पर तुम प्लीज मेरे साथ में ब्रेकअप मत करो। जियायू बोल रही होती है, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर मैं सच बोलूँ तो तुम्हें कैसे इंसान जिसको मैंने कभी पसंद किया ही नहीं। मैंने तुम्हें टोनी स्टार्क की वजह से मौका दिया था क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम उसके दोस्त हो तो तुम भी वैसे ही होगे। एक तुम्हारे दोस्त को देखो कि वो कितना एम्बिशियस है और वो लाइफ में आगे निकलने के लिए क्या कर रहा है और वही तुम हो जिनके बहाने खत्म ही नहीं हो रहे। तुम्हारे ऐसा इंसान जिसके अंदर एम्बिशन नहीं है ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से अब मैं ऐसे जा रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा नंबर कभी ब्लॉक नहीं करूंगी लेकिन मुझे लाइफ में कभी भी कांटेक्ट मत करना। जियायू सोच रही होती है, इस बेकार से बंदे के पीछे मैंने अपना कुछ टाइम खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने वक्त रहते इसको छोड़ दिया और मैं किसी अमीर बंदे को फंसाऊंगी। वही हम जब टोनी इंटरव्यू दे रहा होता है तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे भीड़ के अंदर वो सारी लड़कियां दिख रही है जिनको मैं जानता हूँ, आखिर ये सभी के सभी यहाँ पे क्या कर रही है। अगर ये सभी एक साथ मिल गई तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। मेरे अफेक्शन लिस्ट के अंदर जितनी भी लड़कियां है ना, वो सारी की सारी भीड़ में खड़ी है। अकेले में तो इन लोगों से डील करना काफी आसान होता है, लेकिन आखिर में एक साथ इन सभी को क्या बोलूंगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे चक्कर में लोग फाइट कर ले। वैसे भी मीडिया के अंदर मैं प्लेबॉय के नाम से काफी ज्यादा फेमस हूँ। अगर इतनी सुंदर लड़कियां मेरे लिए फाइट करेंगी ना तो मेरा नाम तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके इस कंडीशन को अवॉइड करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आखिर मैं निकलूं कैसे? यहाँ पे ऐसा कौन होगा जो कि मेरी हेल्प करेगा? तभी टोनी भीड़ में देखता है लू वेंजे को। टोनी सोच रहा होता है, क्या वेंजे भी यहाँ पे है? लगता है कि आज मेरे भाई ने मेरे को बचा लिया। वेंजे वैसे मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें अभी यूज करने वाला हूँ। फिर टोनी भीड़ में से निकलते हुए वेंजे के पास में जाने लगता है। टोनी बोल रहा होता है, वेंजे मेरे भाई आखिर तुम कैसे हो? क्या तुम यहाँ पे मेरा मैच देखने के लिए आए थे? जाओकी बोल रही होती है, टोनी आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? टोनी बोल रहा होता है, तुम तो इनको जानते ही होगे ना, ये है मेरा दोस्त वेंजे। देखो इसका मुंह कितना उतरा हुआ है, पक्का से मेरा भाई बहुत ही परेशान है। अपने दोस्त को अगर इतनी बुरी कंडीशन में छोड़कर मैं चला गया तो आखिर मैं कैसा दोस्त होऊंगा? मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त का मूड चिल करने के लिए, उसके सामने बैठ कर ड्रिंक करने के लिए। ये बोलते हुए टोनी वेंजे को उठाते वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे सारी लड़कियाँ सोच रही होती है, हमें बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों के बीच में टोनी ने एक लड़के को चूज करा। सच में टोनी कभी कभी काफी अजीब हो जाता है। सीन चेंज होता है, स्टार्क मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोनी ने अपने सारे दोस्तों को बुला रखा होता है। रोते हुए वेंजे बोल रहा होता है, भाई तुम लोगों को पता है मेरे दिल में दर्द हुआ है। जियायू ने मुझे छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन उसने मुझे छोड़ते वक्त यूजलेस ही बोला है और मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसने मेरे को छोड़ दिया। मैं भले ही आज कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जियायू के बिना तो नहीं जी सकता। मेरे को जियायू चाहिए ही चाहिए। आखिर मैं उसको वापस कैसे हासिल करूँ? जाओटियान बोल रहा होता है, वेंजे कभी भी रियल मैन रोते नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ। रही बात उस लड़की की ना, तो तुम्हें एक लड़की छोड़ के गई, तुम उसके पीछे कभी नहीं जाओगे क्योंकि आज वो लड़की तुम्हारी कंडीशन के ऊपर हंस के गई है और कुछ भी नहीं। ऐसे लड़कियों को भाव देना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वो लड़की काबिल नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ में रह सके। भाव बोल रहा होता है, हाँ ब्रदर वेंजे, जाओटियान बिल्कुल सही बोल रहा है।
यहाँ पे तुम आराम से बैठ के खाना खाओ और ड्रिंक करो और उस लड़की को भूल जाओ। एक लड़की के पीछे रोना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। टोनी बोल रहा होता है, वैसे तुम्हें तो मेरी कंडीशन देखी थी ना कि आखिर नोरा ने मेरी क्या कंडीशन कर दी थी। मुझे दिख रहा है कि तुम भी उसी रास्ते पे जा रहे हो। तुम्हें एक लड़की के सामने गिराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने एक काम करके देखा था और मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। एक मैन को हमेशा अपने कैरेक्टर पर टिके रहना चाहिए और उसे कभी भी किसी के सामने गिराना नहीं चाहिए। वो तुम्हें बोल के गई है ना कि तुम्हारे पास में कोई भी करियर नहीं है, तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम पैसे के पीछे भागो, ना कि लड़कियों के पीछे। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। टोनी सोच रहा होता है मैं पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो गया था कि मैं अपने सारे के साथ दोस्तों के बारे में भूल ही गया था। भले ही मेरे पास है फिलहाल कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन अभी जो मेरे पास में कॉलेज के मेरे 5-6 दोस्त है वही मेरे रियल दोस्त है और मैं कभी भी इन लोगों को लाइफ में पीछे नहीं छोड़ सकता। जियायु जैसी काफी सारी ऐसी लड़कियां जो कि इन लोगों के पीछे मेरी वजह से पड़ रखी है। मुझे पता था कि वो कमीनी जियायु पैसे के पीछे थी, ना कि वेंजे के पीछे, लेकिन फिर भी मैंने वेंजे को बचाया नहीं। मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ तो करना होगा ताकि फ्यूचर में कभी वैसे लड़कियों के हाथों ना फंसे। टोनी बोल रहा होता है, वैसे यहाँ पे सभी लोग मेरे काफी अच्छे दोस्त है, तो मैं आप सभी के साथ में अपना बहुत ही कमाल का प्लान शेयर करने वाला हूँ जिससे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं इस प्लान के बारे में बहुत टाइम से सोच रहा हूँ और ये एक बहुत ही कमाल का प्लान है। जाओटियान बोल रहा होता है, क्या बोल रहे हो कि हम आपके प्लान के साथ में पैसा कमा सकते हैं? लगता है ब्रदर स्टार्क आप यहाँ पे कोई नई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो। बाव बोल रहा होता है, मैं तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाला। ब्रदर टोनी आप जो भी काम करने वाले हो मैं आपके साथ में हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर किसी भी चीज की, मैं तो अपनी पूरी की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। गोल्ड चैन वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ ब्रदर टोनी आप बोले तो सही कि हम लोगों को क्या करना है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने प्लान के बारे में आगे कुछ भी नहीं बताया, मैं तो सस्पेंस के मारे जाने निकल रही है। पिंक टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ ब्रदर टोनी आपके साथ में काम करना हमारे लिए काफी ऑनर की बात है। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं यहाँ पे अपना प्लान सभी लोगों को बता रहा हूँ। तुम मेरे हाथों में टेस्ट ट्यूब देख रहे हो ना, इसके अंदर एक फॉर्मूला है जिसका यूज करते हुए हम लोग फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जाओटियान बोल रहा होता है कि इस ट्यूब के अंदर है क्या चीज, देखने में तो ये किसी मेडिसिन की तरह लग रहा है। टोनी बोल रहा होता है, हाँ जाओटियान तूने बिल्कुल सही गैस करा है, मैंने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीडोट बनाया है। शॉक्ड होते हुए बाव बोल रहा होता है कि सच में आपने कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाया है? ब्रदर आपको पता नहीं ग्लोबली कोरोना वायरस की वजह से कितना इफेक्ट पड़ा है। पूरा वर्ल्ड आज कोरोना वायरस की वजह से खौफ में है। सच में अगर ये एंटीडोट काम करता है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस है। 2019 के नवंबर में पहला कोरोना वायरस का केस मिला था और उसके बाद से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। आज के टाइम पे सारे कंट्री के लोगों के फेस के ऊपर मास्क लग चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वायरस की वजह से। किसी को भी नहीं पता कि आखिर इस वायरस का इलाज क्या है, क्योंकि इसके जो फैलने की रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि सभी लोगों को घर में रहना चाहिए क्योंकि इस वायरस से इलाज पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे मैं तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर आपने इस चीज का एंटीडोट बनाया कैसे? क्योंकि किसी भी चीज का एंटीडोट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो चीज क्रिएट कैसे हुई है। न्यूज में तो बताया था कि बैट का सूप पीने की वजह से हमारे अंदर ये वायरस आ रहा है, वही कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो लैब में बनाया हुआ बायोलॉजिकल वेपन है। तो आप मुझे बताएं कि आखिर रियलिटी में ओरिजिनेट हुआ कैसे? टोनी बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो बीमारी ओरिजिनेट कैसे हुई है। मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसी वजह से मैंने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट को हायर किया और फिर मुझे पता चला कि चमगादड़ का सूप पीने की वजह से ये बीमारी ओरिजिनेट हुई है। साइंटिस्ट ने बताया कि उस चमगादड़ की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसी वजह से सभी में कोरोना वायरस फैल गया और इसका एंटीडोट इसी वजह से बन गया क्योंकि हम लोगों ने पहले हवन कराया, फिर ताली बजाई, फिर थाली बजाई। तुम्हें नहीं पता कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। अगर कोई बंदा इस कैप्सूल को दिन में 3 बार ले लेता है ना, तब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तुम लोग सोच सकते हो कि ऐसा हुआ है जिसका किसी के पास में भी इलाज नहीं है, उसका एंटीडोट हमारे पास में है। और कमाल की बात तो ये है कि जो एशियन कंट्री के लोग हैं उन लोगों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमाल की है, तो इसी वजह से उनके ऊपर इतना खतरा नहीं हो रहा। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री के लोग होते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। उन लोगों को ये मेडिसिन बेच के हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं बोल सकता हूँ कि 1000 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। गोल्ड चैन वाला बंदा बोल रहा होता है, लेकिन मिस्टर स्टार्क तो रियल एस्टेट के बिजनेस में काम कर रहे थे ना, अचानक से आप फार्मा के अंदर कैसे आ गए? और आखिर आपने ऐसी टीम कैसे बना ली जिसने ये कोरोना वायरस का एंटीडोट बना लिया? यहाँ मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर हवन कराने से एंटीडोट कैसे बन सकता है? पिंक शर्ट वाला बंदा बोल रहा होता है, आखिर क्या ही फर्क पड़ता है कि मेडिसिन कैसे बनी है? मिस्टर स्टार्क एक बिलियनर है और ऐसा तो है नहीं कि वो बिना किसी बात के कुछ भी बोल रहे होंगे। सच में इस मेडिसिन का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे ना, तो हो सकता है कि मिस्टर स्टार्क तुम्हें इसके अंदर एंटर करने का मौका ना दे। टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है,
ये तो मिस्टर स्टार का दिल बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। ये तो इम्पॉसिबल है कि हम इस मेडिसिन का यूज करते हुए पैसा नहीं कमा पाएंगे। टोनी बोल रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद की फार्मा कंपनी स्टेब्लिश करूँ और यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं ना, उन सभी को मेरे शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा, वो भी सबसे पहले। 50% प्रॉफिट मेरे होंगे और 50% प्रॉफिट तुम सभी में बटेंगे। अब जो भी लोग मेरे इस प्लान में शामिल होना चाहते हो, सभी लोग अपना नाम बताओ। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।